अब तक अपने दिन के बारे में सोचें। हर विज्ञापन जो आपने देखा, हर ऐप आइकन जिस पर आपने टैप किया, हर लेख की रूपरेखा जिसे आपने स्क्रॉल किया, ये सब बारीकी से तैयार किए गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे हुआ? आज हम सिर्फ सुंदर चित्र नहीं देख रहे हैं, हम दृश्य संचार के पीछे की सटीक जादूगरी को समझने के लिए परतें खोल रहे हैं। डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम ग्राफिक डिजाइन के मूल सिद्धांतों और प्रथाओं में गहराई से जा रहे हैं। और ये सिर्फ उभरते डिजाइनरों के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो अपने आसपास की दृश्य दुनिया को वास्तव में समझना चाहते हैं, आपके लिए जो अच्छी तरह से सूचित होने का एक शॉर्टकट चाहते हैं। हमारी इस गहन यात्रा के लिए मार्गदर्शिका एक व्यापक संग्रह है जिसमें ग्राफिक डिजाइन से संबंधित अंतर्दृष्टियां शामिल हैं, जो व्यावहारिक कौशल, मुख्य अवधारणाओं और कुछ चौंकाने वाले विवरणों से भरपूर है। हमारा मिशन आपको यह अंदरूनी दृष्टिकोण देना है कि कैसे दृश्य संदेश बनाए जाते हैं, क्यों कुछ डिजाइन काम करते हैं और कैसे डिजाइनर हमारे विश्व को बारीकी से आकार देते हैं। अंत तक आप अपने चारों ओर के दृश्य परिदृश्य को देखने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे, उन जानबूझकर किए गए विकल्पों को पहचानेंगे जो प्रभाव डालते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जब हम ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं तो ये सब कहाँ से शुरू होता है? मेरे लिए लगता है कि ये रचना से शुरू होता है। बिल्कुल। रचना नींव है। ये सिर्फ उस बारे में नहीं है कि आप एक डिजाइन में कौन से तत्व शामिल करते हैं, बल्कि उन्हें कैसे व्यवस्थित करते हैं। दृश्य संरचना और संगठन, इसे अलग अलग भागों को मिलाकर एक समेकित पूरा बनाने के रूप में सोचें, जहां पूरा वास्तव में ऐतिहासिक रूप से विट्रुवियस के गोल्डन सेक्शन जैसे विचारों का, आप जानते हैं, स्थान विभाजित करने के लिए गणितीय सूत्र ने दृश्य सम्मुखीकरण पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। आज भी डिजाइनर संतुलन जैसे सिद्धांतों पर विचार करते हैं, जो दृश्य भार का जानबूझकर वितरण है। ठीक है, फिर निरंतरता होती है जो दृश्य समानताएं बनाता है। कंट्रास्ट स्पष्ट अंतर को उजागर कर ध्यान आकर्षित करने के लिए। निकटता दिखाता है कि कैसे तत्वों को एक साथ रखने से संबंध स्थापित होते हैं। और निश्चित रूप से सफेद स्थान का अत्यधिक शक्तिशाली उपयोग, वे जानबूझकर खुले क्षेत्र जो दर्शक को केंद्रित करते हैं। ये खाली स्थान के बारे में एक शक्तिशाली बिंदु है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप डिजाइन में क्या डालते हैं, है ना? ये इस बारे में भी है कि आप क्या छोड़ देते हैं। बिल्कुल, यहीं पर सकारात्मक और नकारात्मक स्थान के बीच का भेद आता है। सकारात्मक स्थान वह वास्तविक रूप या वस्तु है जो दिखाई देती है, ठोस आकार, रेखा, बनावट। नकारात्मक स्थान उस वस्तु के चारों ओर या भीतर की सब जगह होती है, वह खाली स्थान जो मूल रूप से इसकी सीमाओं को परिभाषित करता है। अच्छा, ठीक है। इस संबंध को नियंत्रित करना इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि डिजाइन को कैसे देखा जाता है। उदाहरण के लिए आइकॉनिक फेडेक्स लोगो के बारे में सोचें। ओह हाँ, सही है। एक बार जब आप ई और एक्स के बीच के नकारात्मक स्थान में छुपे तीर को देख लेते हैं तो आप उसे नहीं देखना बंद कर सकते। ये गति और सटीकता व्यक्त करने के लिए नकारात्मक स्थान का एक शानदार सूक्ष्म उपयोग है, बिना एक शब्द कहे। तो कैसे वह स्थान पर नियंत्रण डिजाइन के संपूर्ण अनुभव में प्रकट होता है? चलिए सममित बनाम असममित डिजाइन के बारे में बात करते हैं। ये सब प्रभाव और इरादे के बारे में है। सममितीय डिजाइन आपकी अधिक पारंपरिक विधि है, जो एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर निर्मित होती है, शांति, व्यवस्था और औपचारिकता की भावना पैदा करती है। आप इसे शुरुआती मुद्रित पुस्तकों और यहां तक कि मध्यकालीन पांडुलिपियों में देख सकते हैं। सही, बहुत अच्छा। दूसरी ओर असममित डिजाइन गैर केंद्रित, गतिशील होता है और अक्सर अधिक आधुनिक और ऊर्जावान महसूस करता है। यह पूरी तरह से 20वीं सदी के आधुनिकतावाद और समकालीन डिजाइन से जुड़ा हुआ है। जो दिलचस्प है वह यह है कि आज के डिजाइनर सख्ती से किसी एक का पालन नहीं करते, वे इसे मिलाते हैं। हाँ, वे अक्सर दोनों को एकीकृत करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के संदेश और ऐतिहासिक संदर्भ के लिए सबसे उपयुक्त शैली का चयन करते हैं। यह जानने के बारे में है कि कब स्थिर पारंपरिक भावना बनानी है और कब गति या आश्चर्य की भावना जोड़नी है। तो यदि संरचना बड़े चित्र के बारे में है और स्थान इतनी सूक्ष्म भूमिका निभाता है, तो जब हम एक पेज पर सबसे छोटे तत्व तक सीमित होते हैं, जैसे कि अक्षर स्वयं, तब ये सिद्धांत कैसे लागू होते हैं? क्योंकि आकार और स्थान से परे एक शक्तिशाली दृश्य भाषा है जिसके साथ हम लगातार संवाद करते हैं, अक्सर बिना इसे महसूस किए। टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी वास्तव में वह स्थान है जहां कला, विज्ञान और संचार एक दूसरे से मिलते हैं। टाइप डिजाइनर केवल लिखी गई भाषा को पढ़ने योग्य नहीं बनाते, वे सावधानीपूर्वक डिजाइन अवधारणाओं और सौंदर्य शास्त्र को इस तरह करते हैं जिससे हमारे संदेशों की व्याख्या करने का तरीका मूल रूप से बदल जाता है। हाँ, डिजाइनरों के लिए टाइप तत्वों की संरचना को समझना, जैसे एक्स की ऊंचाई, जो छोटे अक्षर एक्स की ऊंचाई है, या काउंटर फॉर्म, किसी अक्षर के अंदर बंद या आंशिक रूप से बंद नकारात्मक स्थान, मौलिक है। हम बात करते हैं कि क्या एक टाइपफेस में सेरिफ्स होते हैं, जो अक्षर में एक बड़े स्ट्रोक के अंत से जुड़े हुए छोटे लाइंस या स्ट्रोक्स होते हैं, या अगर यह सेंस सेरिफ है, मतलब सेरिफ्स के बिना। ये सभी तत्व इस बात में योगदान करते हैं कि एक शब्द कैसा महसूस होता है। यह अविश्वसनीय है कि एक साधारण फॉन्ट का चुनाव कैसे संदेश की भावना को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन इतने सारे विकल्पों से जूझते हुए डिजाइनर्स एक सामान्य गलती क्या करते हैं जब वे किसी फॉन्ट का चयन करते हैं, और शायद वे इसे कैसे रोक सकते हैं? शायद सबसे बड़ी गलती यह है कि किसी टाइपफेस को केवल सौंदर्य शास्त्र के आधार पर चुनना, बिना उसके ऐतिहासिक संदर्भ या सामग्री के लिए उसकी कार्यात्मक उपयुक्तता पर विचार किए। हाँ, ठीक है। तो ये सिर्फ स्टाइलिश दिखने के बारे में नहीं है। बिल्कुल सही। किसी टाइपफेस का बैकग्राउंड जानना बेहद सहायक होता है। उदाहरण के लिए, विक्टोरियन टाइपफेस अपनी ऊर्जा के लिए जाने जाते थे और अक्सर उनके पास एक औद्योगिक या अलंकृत लुक होता था जो एक विशेष युग के लिए उपयुक्त था।
20वीं सदी ने सैंस सेरिफ टाइपफेस के व्यापक विकास को देखा, विशेष रूप से 20 के दशक और 30 के दशक में बॉहॉस स्कूल द्वारा, जिन्होंने फॉर्म बराबर फंक्शन का समर्थन किया। फुतुरा, गिल सैंस, हेल्वेटिका या ऑप्टिमा के बारे में सोचें। प्रत्येक एक कहानी बताता है और एक निश्चित भावना को प्रकट करता है। हाँ, ये क्लासिक्स है। और सैंस सेरिफ का एक बड़ा फायदा यह है कि एक ही टाइपफेस के भीतर इनकी कई विविधताएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए यूनिवर्स के 21 रूप हैं जो अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करते हैं। कुछ डिजाइनर एक ही टाइपफेस के सेरिफ और सैंस सेरिफ दोनों संस्करण बनाते हैं, जैसे ऑफिसिना और स्टोन, ताकि एक साथ उपयोग करने पर पूर्ण सद्भाव सुनिश्चित हो सके। दिलचस्प। तो मुख्य बात यह है कि पूछना चाहिए, क्या इस टाइपफेस का व्यक्तित्व मेरे संदेश और दर्शकों से मेल खाता है? और ये केवल अक्षर का रूप नहीं है, बल्कि इसके आसपास की जगह भी सही है। और आप जानते हैं कैसे कभी कभी किसी वेबसाइट पर एक पैराग्राफ पढ़ने में कठिन महसूस होता है, जैसे कि लाइनें दब गई हैं या शायद बहुत दूर हैं, या अक्सर कर्निंग और लीडिंग की समस्या होती है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग खराब कर्निंग को जानबूझकर नहीं देख पाएंगे, लेकिन उन्हें इसका एहसास होगा। अक्षर अंतराल या ट्रैकिंग टेक्स्ट के एक ब्लॉक में अक्षरों के बीच का कुल अंतर होता है, जिसे आप समान रूप से समायोजित कर सकते हैं, लेकिन कर्निंग अधिक सटीक है। ये विशिष्ट अक्षर युग्मों के बीच अंतर का नेत्रीय समायोजन है, विशेष रूप से बड़े अक्षर जैसे ए और वी, ताकि वे समान रूप से अंतरालित दिखें, ताकि वे अजीब तरह से खाली न लगें। सही। इसके बिना आपको अजीब अंतराल मिलते हैं। शब्द अंतराल पारंपरिक रूप से छोटे अक्षर आई की चौड़ाई पर आधारित था। फिर लीडिंग है, जो पंक्तियों के बीच के अंतर से होती है, जिसे आधार रेखा से आधार रेखा तक मापा जाता है। रीडिंग पठनीयता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, विशेष रूप से बड़े एक्स हाइट टाइपफेस के साथ। आपने संभवतः व्यवस्थित पाठों में स्पेस की नदियों को देखा होगा, जो परेशान करने वाले वर्टिकल सफेद चैनल होते हैं। यही कारण है कि डिजाइनर अक्सर अनियमित पाठ पसंद करते हैं, जहां लाइनों को एक तरफ समतल किया जाता है, ताकि वे दृश्य विकर्षणों से बच सकें, जो पठनीयता को सुधारते हैं। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि डिजाइनर इन सभी सूक्ष्म टाइपोग्राफिक विकल्पों का उपयोग आपकी दृष्टि को मार्गदर्शित करने और संदेश को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए कैसे करते हैं। यहीं पर टाइपोग्राफिक पदानुक्रम आता है। ये तय करने के बारे में है कि दर्शक को पहले, दूसरे और इसके बाद क्या पढ़ना है। जोर अलग अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है। शीर्षकों के ऊपर या नीचे लंबवत सफेद स्थान जोड़कर, टेक्स्ट को गाढ़ा बनाने के लिए काले स्याही की घनत्व का उपयोग करके, रंग और फॉर्म द्वारा, जैसे संकुचित या विस्तारित प्रकार का उपयोग करके। डिजाइनर जानकारी को व्यवस्थित करने और गहराई से ध्यान केंद्रित करने के लिए छपी हुई रेखाओं या पैनल साइडबार जैसी टाइपोग्राफिक नियमों का भी उपयोग कर सकते हैं। चाल यह है कि उनका उपयोग उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाए, न कि केवल सजावट के लिए। आपको इसे अधिक करने से बचना होगा। ठीक है। अंततः टाइप एक चित्र के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो फॉन्ट, आकार और वजन के चुनावों के माध्यम से अर्थ का सूक्ष्म चित्रण करता है, विशेष रूप से डिस्प्ले टाइप में, जहां शब्द स्वयं एक दृश्य बन जाते हैं। और निश्चित रूप से डिजाइन केवल शब्द नहीं है, छवियां अहम होती हैं। आइए समझते हैं कि फोटोग्राफी और चित्रण कैसे भूमिका निभाते हैं, और शायद एक डिजाइनर ये कैसे तय करता है कि किसका उपयोग करना है। हाँ, जब एक डिजाइनर फोटो और इलस्ट्रेशन के बीच चुनाव करता है, या यहाँ तक कि किसी इमेज के रूप में टाइप का उपयोग करता है या इनका संयोजन करता है, तो केवल यह देखना कि यह अच्छा दिख रहा है या नहीं से परे महत्वपूर्ण विचार होते हैं। हाँ, चित्रों का समग्र रूप अक्सर लक्षित दर्शकों और संदेश से सीधे जुड़ा होता है। समझ में आता है। रचनात्मक बाधाएं भी एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। क्या ग्राहक के पास कुछ विशेष छवियां हैं जिन्हें उन्हें उपयोग करना आवश्यक है? बजट कितना है? क्या आप पूरे दिन की फोटोशूट का खर्च उठा सकते हैं, या एक चित्र को कमीशन करना अधिक व्यवहार्य है? क्या कोई तार्किक कारण है? 2008। यह भी महत्वपूर्ण है कि छवियों का अच्छा संरचना और टोनल रेंज हो, और वे टाइपोग्राफी और रंग के साथ प्रभावी रूप से मिलकर एक एकीकृत संदेश बनाएं। तो सब कुछ एक साथ काम करता है। बिल्कुल। कि कई अनुभवी डिजाइनरों को अपने काम की तस्वीरों या भविष्य में उपयोग के लिए एकत्रित प्रेरणा का चित्र बैंक बनाए रखने में बहुत मूल्यवान लगता है, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता कि कब सही तस्वीर या रेखाचित्र उपयोगी होगा। ठीक है, तो हर अच्छी तरह से डिजाइन किए गए पृष्ठ या स्क्रीन के पीछे अक्सर एक अदृश्य संरचना होती है जो इसे दिशा देती है। यह दृश्य क्रम के लिए एक नक्शा जैसा है, और यहाँ जो दिलचस्प है वो है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड सिस्टम बिल्कुल वैसे ही होते हैं, तैयार संरचनाएं जो मुद्रित कार्य और आधुनिक वेब डिजाइन दोनों का आधार बनाती हैं। वे कॉलम, मार्जिन और टेक्स्ट और छवियों के लिए क्षेत्रों का सटीक लेआउट सक्षम करते हैं। तो वे व्यवस्था प्रदान करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि ग्रिड पर अधिक निर्भर रहने से डिजाइन कठोर या अपरंपरागत महसूस कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया ग्रिड वास्तव में पृष्ठों की एक श्रृंखला में दृश्य सामंजस्य प्रदान करते हुए अत्यधिक लचीलापन देता है। यह विशेष रूप से संपादकीय कार्य या जटिल वेबसाइटों में आवश्यक है, जहां समरूपता महत्वपूर्ण होती है। मुख्य सिद्धांत यह है कि एक ग्रिड प्रणाली को कभी भी रचनात्मकता को सीमित नहीं करना चाहिए। यह एक ठोस, लचीला आधार प्रदान करना चाहिए जिस पर निर्माण किया जा सके। यदि हम इसे बड़े चित्र से जोड़ते हैं, तो फिर डिजाइनर हमें पृष्ठ दर पृष्ठ या क्लिक दर क्लिक कैसे जोड़े रखते हैं। ये एक सिनेमाई अनुभव की तरह है ना, जो आपकी नजर को कहानी के माध्यम से मार्गदर्शित करता है। यह बिल्कुल सही है। गति और विपरीतता पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे विविधता, लय और मूड प्रदान करते हैं, जैसा कि एक फिल्म निर्देशक विभिन्न शॉट्स और दृश्य परिवर्तनों का उपयोग कर अपने दर्शकों को संलग्न करता है। ठीक है, मैं समझ गया।
गति को लेआउट को बदलकर, चित्र के आकार और स्थिति को समायोजित करके या ग्रिड से रणनीतिक रूप से बाहर निकलकर एक दृश्य रोमांच का क्षण बनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संकीर्ण छवियों के साथ ऊर्ध्वाधर गति या लैंडस्केप फॉर्मेट तस्वीरों के साथ क्षैतिज गति बनाकर प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है और दर्शकों को जोड़े रखा जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे ऊब या अभिभूत न हों। और आप कैसे जानते हैं कि आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो सब एक साथ संबंधित है, भले ही यह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर फैला हुआ हो, जैसे एक वेबसाइट और एक पत्रिका या शायद उत्पादों के पैकेजों की एक श्रृंखला? हाँ, ये वह जगह है जहाँ पहचान और विस्तारित सिस्टम आते हैं। ये एक उत्पाद या संगठन के लिए एक एकीकृत पहचानने योग्य रूप बनाने के बारे में है। एक ऐसे ब्रांड के बारे में सोचें जिसमें निरंतर लॉगोज, विशिष्ट रंग पैलेट्स और कॉर्पोरेट पहचान तत्व हों, जो उनकी सभी विज्ञापन अभियानों, उनकी वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर उपयोग होते हैं। हाँ, जैसे आप जानते हैं कि ये वही है। बिल्कुल। या एक मैगजीन जो हर संस्करण में एक समान दृश्य शैली बनाए रखता है, जिससे आप अलमारियों पर अपने पसंदीदा को तुरंत पहचान सकते हैं। यहाँ तक कि जटिल पैकेजिंग, बाहरी बॉक्स, अंदर की पन्नी, हैंग टैग्स, लेबल सभी मिलकर किसी उत्पाद को निखारते हैं, जबकि ब्रांड की समग्र पहचान के प्रति वफादार रहते हैं, आपके लिए एक सुसंगत अनुभव बनाते हैं। संरचना से परे एक ऐसी चीज है जो तुरंत माहौल बनाती है, ध्यान खींचती है और यहाँ तक कि संस्कृतियों के बीच अर्थ को भी बदल सकती है। रंग। रंग डिजाइन में प्राथमिक और सबसे जटिल उपकरणों में से एक है जो संदर्भ के अनुसार अर्थ बदल सकता है। जब हम रंग के बारे में बात करते हैं, हम ह्यू के बीच फर्क करते हैं, जो कि सामान्य नाम है, जैसे लाल या नीला। ठीक है। टोन या मेन, जो इसकी हल्कापन या गहराई को संदर्भित करता है, जैसे टेंट्स जिसमें सफेद जोड़ा गया हो, या शेड्स जिसमें काला जोड़ा गया हो, और सैचुरेशन या क्रोमा, जो इसकी चमक या तीव्रता होती है। रंग की रणनीतिक हेरफेर को वास्तव में समझने के लिए इसे ध्यान में रखें। एडिटिव प्राइमरीज लाल, हरा, नीला, आरजीबी स्क्रीन के लिए उपयोग किए जाते हैं। सही कहा, RGB। और जब इन्हें मिलाया जाता है तो ये सफेद रोशनी उत्पन्न करते हैं, जिससे स्क्रीन के रंग मुद्रण की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक चमकीले दिखते हैं। घटाव प्राइमरी, सियान, मैजेंटा, पीला और की ब्लैक CMY के मुद्रण के लिए उपयोग होते हैं, और जब मिलाए जाते हैं तो काला उत्पन्न करते हैं। यही अंतर है कि आपकी स्क्रीन पर चमकीला नीला रंग छपा हुआ थोड़ा म्यूट क्यों दिख सकता है। वह अंतर बहुत बड़ा है, और आपने संस्कृति का भी उल्लेख किया। हाँ। इन तकनीकी परिभाषाओं से परे रंग का मानसिक प्रभाव आकर्षक होता है, क्योंकि यह सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए लाल रंग कुछ देशों में चेतावनी का प्रतीक है, लेकिन चीन में इसे बेहद शुभ माना जाता है। 19वीं सदी के यूरोप में हरे रंग को जहर से जोड़ा जाता था, क्योंकि रंगों में आर्सेनिक के संबंध होते थे। लेकिन आज ये सार्वभौमिक रूप से पर्यावरण जागरूकता का संकेत देता है। काफी बदला। अमेरिका में डाक के लिए नीला रंग प्रयोग होता है, लेकिन ब्रिटेन में मेल बॉक्स लाल होते हैं, और जापान में पीला रंग साहस को दर्शाता है। डिजाइनर इसे कैसे नेविगेट करते हैं? वे अपने मॉनिटर्स को कैलिब्रेट करते हैं और पैंटोन मैचिंग सिस्टम या PMS जैसे सिस्टम का उपयोग करते हैं, जो एक सार्वभौमिक मानक प्रदान करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने जो लाल डिजाइन किया है वो छापे पर ठीक वही लाल होगा, चाहे सांस्कृतिक भिन्नताएं हों या स्क्रीन का अंतर। ठीक है, चलो उन उपकरणों पर चर्चा करें जिनका उपयोग डिजाइनर करते हैं। हम जानते हैं कि विचारों के लिए स्केचिंग अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन डिजिटल साधनों के बारे में क्या? ये सिर्फ सॉफ्टवेयर को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि उन्हें एक साथ कैसे समन्वयित किया जाए, है ना? बिल्कुल सही। ये कार्यप्रणाली और प्रत्येक उपकरण की विशिष्ट क्षमताओं का लाभ उठाने की बात है। आपके पास इलस्ट्रेटर है। यह आपका वेक्टर आधारित ताकतवर उपकरण है जो तीखे किनारों और असीम स्केलेबिलिटी के लिए है, बिना विवरण खोए लोगो, चित्रण और प्रकार सेटिंग के लिए बिल्कुल सही। तो लोगो आमतौर पर वहीं से शुरू होते हैं? अक्सर हाँ। अगर आप यहाँ एक लोगो बनाते हैं तो आपको पता है कि यह विजिटिंग कार्ड या बिलबोर्ड पर तेज दिखेगा। फिर उस लोगो को फोटोशॉप में ले लिया जा सकता है, जो पिक्सल बेस्ड है। यहाँ पर आप फोटो को संशोधित करते हैं, छवियों को रिटच करते हैं, कई परतों के साथ संयुक्त चित्र बनाते हैं और प्रिंट या वेब के लिए रेजोल्यूशन का ध्यान रखते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से फोटो संपादन, एडिटिंग, कंपोजिटिंग, पिक्सल जादू। मान लीजिए आप उस स्पष्ट लोगो में एक टेक्सचर्ड ओवरले जोड़ना चाहते हैं। फोटोशॉप आपका सहारा है। एक बार जब आपके पास सभी दृश्य सामग्री हो जाए, InDesign आपका पेज असेंबली प्रोग्राम बन जाता है। यह भी वेक्टर बेस्ड है, और यह वह जगह है जहां मैगजीन, किताबें या ब्रोशर जैसी बहुपृष्ठ दस्तावेज जीवंत होते हैं। यह आपको टाइपोग्राफी और फ्लोइंग टेक्स्ट पर व्यापक नियंत्रण देता है, और आपकी सभी फाइलों को पैकेजिंग के लिए आवश्यक है। और पैकेजिंग, हाँ, InDesign दस्तावेज, प्रमाणन के लिए PDF, आपकी सभी छवियां और फॉन्ट्स, सब कुछ जो प्रिंटर को चाहिए। और अंत में समय आधारित प्रस्तुतियों और चलती हुई छवियों के लिए डिजाइनर एनिमेट और आफ्टर इफेक्ट्स का सहारा लेते हैं। ये टाइमलाइन और की फ्रेम का उपयोग करके वेब के लिए एनिमेटेड GIF से लेकर प्रसारण ग्राफिक्स तक सब कुछ बनाते हैं। समझ गया। इसलिए एक डिजाइनर अक्सर इनके बीच आसानी से स्थानांतरित होता है। परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार इलस्ट्रेटर का उपयोग वेक्टर तत्वों के लिए, फोटोशॉप का उपयोग रास्टर इमेज कार्य के लिए, InDesign का उपयोग लेआउट के लिए, और एनिमेट आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल मोशन के लिए करता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, हाथ से खींचे गए आइडियाज की सहजता अभी भी प्रारंभिक अवधारणाओं को प्रेरित करती है, डिजिटल रूप में बदलने से पहले अधिकतम लचीलेपन की अनुमति देती है। तो उपकरण केवल कहानी का एक हिस्सा है, एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रारंभिक विचार के अंकुर से लेकर अंतिम उत्पाद तक। यहाँ जो रोचक है वो ये है कि डिजाइनर उन विचारों को कैसे उत्पन्न करते हैं और परिष्कृत करते हैं, इससे पहले कि वे कंप्यूटर को छुए। यह वास्तव में एक यात्रा है।
यह गहन अनुसंधान के साथ शुरू होती है, प्राथमिक स्रोतों जैसे फोटोग्राफी, चित्रांकन और क्लाइंट या लक्षित दर्शकों के साथ साक्षात्कार। तो लोगों से बात करना। हाँ, और सीधे अवलोकन। और द्वितीयक स्रोत जैसे संग्रहालय, लेख या बाजार के रुझान। डिजाइनर अक्सर प्रेरणा एकत्र करते हैं, भौतिक स्क्रैपबुक, स्केचबुक या डिजिटल संग्रह रखते हैं, भविष्य में उपयोग के लिए प्रेरणा की एक सूची। अगला महत्वपूर्ण कदम है पार्श्व सोच और विचार मंथन। ये सबसे तेज उत्तर खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि समस्याओं की गहराई और व्यापकता में खोज करने, अप्रत्याशित संबंध खोजने और सीमाओं को बढ़ाने के बारे में है। जैसे कि डिब्बे के बाहर सोचने की। बिल्कुल, इसे एक नए शहर में आराम से घूमने की तरह सोचें, जहां लक्ष्य तक जल्द पहुंचने के बजाय छिपे हुए रत्नों की खोज की जाए। इन शुरुआती विचारों की कल्पना करने की शुरुआत त्वरित स्वतः स्फूर्त स्केच, थंबनेल और रफ्स के साथ होती है, जो बड़ी अवधारणा और समग्र लेआउट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विवरण में उलझने से पहले। हस्तलिखित विचारों की लचीलापन यहाँ वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये डिजिटल निष्पादन की प्रतिबद्धता से पहले त्वरित दोहराव और रचनात्मक स्वतंत्रता की अनुमति देता है। ये एक कठोर लेकिन मुक्त प्रक्रिया लगती है। तो एक बार जब डिज़ाइन वास्तव में परिष्कृत हो जाए तो इसे दुनिया में लाने का सफ़र कैसा होता है, चाहे वह प्रिंटिंग पेज पर हो या चमकती स्क्रीन पर। यह सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया है कि यह ठीक वैसा ही दिखे जैसा इरादा था। वास्तव में प्रिंट उत्पादन के लिए यह अत्यधिक सटीक होता है। महत्वपूर्ण कदमों में स्पष्ट फाइल नामकरण सम्मेलनों का पालन करना शामिल है। सोचिए, बिना स्पेस के, छोटे अक्षरों में अंडरस्कोर के साथ, क्योंकि प्रिंटर विशेष रूप से सावधान होते हैं। ठीक है, अच्छा। उच्च गुणवत्ता प्रिंट के लिए TIFF और वेब के लिए JPEG जैसी फाइल प्रकारों को समझना आवश्यक है। साथ ही बड़े एसेट्स भेजने के लिए .zip फाइल जैसी संपीड़न विधियां। फॉन्ट एम्बेडिंग फॉन्ट परिवर्तन को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा चुना गया टाइपफेस सही तरीके से प्रिंट होता है। 2000 प्रिंटर के साथ महत्वपूर्ण संचार प्रमुख है, जिसमें अक्सर मॉकअप शामिल होते हैं। अब जब हम प्रिंट की बात करते हैं तो कई विधियां हैं। ऑफसेट लिथोग्राफी उच्च गुणवत्ता, लागत प्रभावी बड़े रन के लिए आपकी मुख्य विधि है। मानक है ना, लगभग। लेकिन आइए 2 अन्य को भी ध्यान में रखते हैं, जिनके बहुत अलग अनुभव हैं। राइसोग्राफ और रिलीफ प्रिंटिंग, लेटर प्रेस। राइसोग्राफ अपने दानेदार गुणवत्ता, लागत प्रभावशीलता और पर्यावरण के प्रति मित्रता के लिए जाना जाता है, जो अक्सर एक अनोखा, लगभग हस्तनिर्मित बनावट देता है। तो आप इसका उपयोग कब करेंगे? शायद एक इंडी जीन या कला प्रिंट के लिए, जहां वह बनावट सौंदर्य शास्त्र में जोड़ देती है। राहत मुद्रण जैसे लेटर प्रेस उठी हुई सतह का उपयोग करता है, जो कागज पर एक सुंदर स्पर्शनीय प्रभाव देता है। विशेष निमंत्रण या बिजनेस कार्ड के लिए एक शानदार विकल्प। हाँ, वह धंसी हुई भावना। बिल्कुल। अंत में डेंसिटोमीटर और लूप्स जैसे उपकरणों के साथ रंग प्रूफ को ठीक करना और प्रेस चेक करना सुनिश्चित करता है कि पंजीकरण, डॉट गेन और रंग का मिलान सटीक हो, जिससे अंतिम उत्पाद बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कल्पना की गई थी। डिजिटल पक्ष की ओर बढ़ते हुए वेब डिजाइन के लिए प्रोजेक्ट विकास प्रक्रिया योजना, डिजाइन, विकास, लॉन्च और पोस्ट लॉन्च के माध्यम से चलती है। सूचना वास्तुकला, या आइए यह महत्वपूर्ण है, आइए हाँ, सूचना वास्तुकला। ये वेबसाइट की प्रकृति, उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं और ग्राहक के लक्ष्यों के संतुलन के बारे में है, जिन्हें अक्सर प्रवाह चार्ट और वायरफ्रेम के माध्यम से दिखाया जाता है। ये अधूरे डिजाइन के ब्लूप्रिंट की तरह हैं। आजकल का एक प्रमुख विचार उत्तरदायी वेब डिजाइन है, जो सुनिश्चित करता है कि लेआउट विभिन्न डिस्प्ले आकारों जैसे डेस्कटॉप से लेकर लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन तक आसानी से समायोजित हो सके। अब महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS जैसे वर्डप्रेस क्लाइंट्स को स्वतंत्र रूप से कंटेंट अपडेट करने के लिए सक्षम बनाते हैं, जिससे डिजाइनर्स को अधिक रचनात्मक काम करने की स्वतंत्रता मिलती है। ऑनलाइन मौजूदगी और SEO जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, के लिए डिजाइनर्स लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, पेज टाइटल्स और कीवर्ड के लिए मेटा टैग्स का प्रयोग करते हैं, और सर्च इंजनों द्वारा खोज को बेहतर बनाने के लिए इमेजेस के लिए ऑल्ट टैग्स शामिल करते हैं, सुनिश्चित करने के लिए कि लोग इसे पा सकें। बिल्कुल। ऑनलाइन पोर्टफोलियो एक डिजाइनर का विजिटिंग कार्ड होता है, जो उनकी क्षमताओं की झलक प्रस्तुत करता है। ये एक स्पष्ट, अव्यवस्थित लेआउट, सुसंगत ब्रांडिंग, पेशेवर डोमेन नाम और ईमेल पतों से लाभान्वित होता है। सोशल मीडिया भी उस ऑनलाइन उपस्थिति को समर्थन और विस्तार देने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर को आंशिक रूप से कलाकार, आंशिक रूप से वैज्ञानिक और आंशिक रूप से परियोजना प्रबंधक होना चाहिए। ये एक आकर्षक मिश्रण है। इन सभी मूल सिद्धांतों और कौशलों के साथ एक ग्राफिक डिजाइनर किन अलग अलग विशेष मार्गों को अपना सकता है, ये एक बहुत अच्छा अवलोकन है। ये मूल डिजाइन सिद्धांत और समस्या समाधान कौशल कई विशेष क्षेत्रों के लिए एक आधारशिला की तरह हैं। आप एक टाइपोग्राफर बन सकते हैं, जो केवल डिजाइनिंग और टाइप सेटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, या एक प्रिंट और संपादकीय डिजाइनर, जो पत्रिकाओं और किताबों को सावधानीपूर्वक सजाता है। सही। सूचना डिजाइनर जटिल डेटा को स्पष्ट, सहज विजुअल्स में अनुवाद करते हैं। सोचे इन्फोग्राफिक्स या यूजर मैनुअल्स। फिर पहचान, ब्रांडिंग और विज्ञापन विशेषज्ञ होते हैं, जो संगठनों के लिए हर संपर्क बिंदु पर एकीकृत लुक्स बनाते हैं। पैकेजिंग और त्रिआयामी डिजाइनर ब्रांड्स को भौतिक रूप देते हैं। छवि निर्माता में चित्रकार और फोटोग्राफर शामिल हैं। बहुत सारे विकल्प, अनेक। गतिशील दृश्यों के लिए मूविंग इमेज और एनिमेशन विशेषज्ञ वेबसाइट बैनर से लेकर प्रसारण ग्राफिक्स तक सब कुछ बनाते हैं। डिजिटल अनुभवों के लिए UX/UI डिजाइनर उपयोगकर्ता अनुभव और इंटरफेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और पर्यावरणीय ग्राफिक डिजाइनर भौतिक स्थानों जैसे संग्रहालयों या हवाई अड्डों में साइनेज और वे फाइंडिंग पर काम करते हैं।
इन सभी विविध भूमिकाओं का मूल रूप से आज हमने जिन सिद्धांतों पर चर्चा की है, उन पर निर्भर है, बस उन्हें अलग-अलग संदर्भों में लागू किया गया है। वाह! हमने ग्राफिक डिजाइन के दृश्यमान और अदृश्य पहलुओं का अध्ययन किया है, एक अक्षर के छोटे विवरण से लेकर एक वैश्विक ब्रांड पहचान की बड़ी रणनीति तक। ये स्पष्ट है कि ये केवल चीज़ों को अच्छा दिखाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये प्रभावी संचार के बारे में है। इन सिद्धांतों को समझना आपको जानकारी छानने और प्रासंगिक, आकर्षक, दृश्यात्मक रूप से सक्षम डिजाइन बनाने की शक्ति देता है, जो वास्तव में अनेक समस्याओं, आवश्यकताओं और संदर्भों का समाधान करता है। ये केवल सौंदर्य के बारे में नहीं है, ये संदेशों को स्पष्ट और शक्तिशाली तरीके से पहुंचाने के बारे में है। अगली बार जब आप कोई किताब उठाएं, किसी वेबसाइट पर स्क्रॉल करें या किसी उत्पाद के लेबल को देखें, तो मैं आपसे चुनौती देता हूं कि आप रचना, टाइपफेस, रंग चयन और हर तत्व को नोटिस करें कि वे एक खास संदेश आप तक पहुंचाने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं। तो जब आपने दृश्य संचार के पर्दे के पीछे झांका है, क्या आपके लिए सबसे अलग दिखता है? शायद सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि डिज़ाइनर क्या करते हैं, बल्कि ये है कि वे प्रत्येक विवरण को कैसे सावधानीपूर्वक गढ़ते हैं, जिससे वे सीधे आपसे दर्शकों से बात कर सकें उन तरीकों से जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप कल क्या अलग तरीके से देखने का चुनाव करेंगे और वह नया दृष्टिकोण आपको कैसे सशक्त करेगा?